हेलो माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। टॉपिक नंबर 30 हमारा है। मैं आज लेकर के आ गया हूँ आपके सामने इतिहास की झरोकों से 7वीं या 8वीं शताब्दी के बीच का एक संघर्ष, जिसे हम लोग इतिहास में कन्नौज ट्रिपार्टाइट यानी कन्नौज त्रिकोणीय संघर्ष के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही विख्यात था। चूंकि कन्नौज का नाम आता है तो कन्नौज एक ऐसे शहर, एक ऐसा नगर है जो अपने सांस्कृतिक, अपने राजनीतिक और अपने भौगोलिक परिदृश्यों की वजह से इतिहास में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। और इसके ऊपर बहुत सारे राजाओं ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने राज्य के विस्तार के लिए कन्नौज को अपना बनाना चाहा। और एक बार कन्नौज को जिस किसी राजा ने भी जीता उसे चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। देखिए, यहाँ पर मैं एक एक करके आपके सामने कुछ टॉपिक्स लेके आया, कुछ यहाँ पर मैंने कैटेगराइज किया हुआ, यहाँ पे पॉइंट्स है। यहाँ पर कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष के अंदर में कितने शासकों ने, कितने वंशों ने यहाँ पर एक साथ संघर्ष किया और इस संघर्ष का परिणाम क्या रहा। देखिए, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि तीन ऐसे वंशों ने यहाँ पर, देखिए मैप के थ्रू मैंने यहाँ पे फिगर के थ्रू समझाया हुआ है। ट्रायंगुलर ये संघर्ष था जिसमें पहले नंबर पे गुज्जर प्रतिहार की बात हुई। जो मध्य गुज्जर है तो गुजरात से रिलेटेड होंगे। पश्चिम या फिर मध्य भारत से ये एक वंश था जिसमें जिसके जो मुख्य शासकों में वत्सराज, नागभट्ट और मिहिर भोज हुए, जिसमें नागभट्ट सेकंड ने इस कन्नौज के ऊपर जीत करके अपना राजधानी इसको बनाया था। तो खैर, हम लोग आगे बढ़ते और त्रिकोणीय संघर्ष को हम लोग एक नजर में देखेंगे। गुज्जर प्रतिहार का जो एरिया था वो पश्चिमी मध्य भारत में था। पश्चिमी या फिर मध्य भारत के कुछ एरिया को मिला करके इन लोगों का गुज्जर प्रतिहार का एरिया था। और दूसरी तरफ से पूर्वी भारत से पाल वंश के आते हैं। पाल वंश में मुख्य शासकों के नाम में देखते हैं हम लोग, धर्मपाल, देवपाल और महेंद्रपाल का नाम आता है। तो धर्मपाल, देवपाल और महेंद्रपाल, ये शासकों में ये लोग आते हैं। इस वंश के शासकों ने यहां से अपना जो है आक्रमण किया और किस शहर को, किस नगर को अपना बनाने के लिए, तो कन्नौज को अपना बनाने के लिए इन लोगों ने यहां पर जो है ना संघर्ष किया। और ये संघर्ष मालूम है आप लोगों को? आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा कि पार्ट वाइज करते करते यह संघर्ष 200 साल तक चला था मित्र फ्रेंडो। और 200 साल तक ये चला था संघर्ष। इसमें तीसरी जो पार्टी थी, तीसरा जो वंश था, वो राष्ट्रकूट थे, काफी पावरफुल थे। ये दक्षिण भारत यानी डेक्कन से आते थे। इनके मुख्य शासकों के नाम लिए थे ध्रुवधार वर्ष थे और गोविंद थर्ड और अमोघ वर्ष का नाम आता है। इसमें गोविंद थर्ड जो थे ना, पावरफुल गोविंद थर्ड की बात की जाती है। अब देखते हैं कन्नौज का पुराना नाम। कन्नौज का, क्योंकि ये 7वीं या 8वीं शताब्दी की बात है, तो उस समय में कन्नौज का पुराना नाम क्या था? तो क्या नाम था? देखिए, लिख देता हूं यहां पर, कान्य कुब्ज। कन्नौज का पुराना नाम जो था कान्य कुब्ज था। ठीक है। और इस यहां पर मुख्य स्मारक कौन से बने थे? तो देखिए, टाइम टू टाइम, जैसे इस कन्नौज के ऊपर जो है ना, कन्नौज एक ऐसा शहर है, एक ऐसा नगर है जो गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और गंगा नदी के किनारे पर बसे हुए होने की वजह से वहां पर खेती के मामले में, भौगोलिक परिदृश्य या फिर इसके इकोनॉमी या फिर इसके पॉलिटिकल व्यूज में भी बहुत ज्यादा जो है लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इसको अपना बनाने की कोशिश की। और इसको अपना, जिसने भी इस कन्नौज शहर पे जिसने भी शासन किया, उसको चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। चक्रवर्ती का मतलब होता है एकल साम्राज्य का एकमात्र सम्राट, जिसके अंदर में बहुत ही बड़ा सा साम्राज्य आता है और जो एक बहुत ही बड़े से साम्राज्य का मालिक होता है, उसको चक्रवर्ती कहा जाता है। सम्राट भी कहा जाता है। देखिए, अशोक को भी चक्रवर्ती सम्राट कहा गया। अशोक महान जो थे, अशोक का स्तंभ यहाँ पर जो है मुख्य स्मारकों में कन्नौज के अशोक का स्तंभ है, अजयपाल का मंदिर है और संकिसा यानी बौद्ध धर्म का जो एक प्रसिद्ध स्थल है जिसको संकिसा कहा गया, संकिसा बौद्ध स्थल भी है। कन्नौज का एक भारत में फेमस जो किला है, जो फोर्ट है, वो भी है। क्योंकि सारे फोर्ट्स की बात करें, लगभग जितने भी फोर्ट्स बने हुए हैं, लगभग में ये नदियों के किनारे पर ही बने हैं। रीजन उसका क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जितने भी किले बने हैं, आप देख सकते हैं मैप में या फिर पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में। जितने भी किले बने, आप एक बार पढ़िएगा कि किसी न किसी नदी के किनारे पर ही वो किले बनाए गए हैं।
क्यों बनाए गए हैं नदी के किनारे पर, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी ये बहुत बड़ा सा जो है यहाँ पर विरासत है। बौद्ध कालीन मठ भी यहाँ पर है, कन्नौज में बौद्ध कालीन मठ है, कन्नौज में जैन धर्म से भी संबंधित कुछ यहाँ पर स्मारक है। और इसके बाद हम लोग अभी पार्ट 1 में शुरू कर रहे हैं कन्नौज के ट्रिपाटाइट के बारे में। कन्नौज के ये त्रिकोणीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बात करेंगे। ये संघर्ष जो है ना, इस कन्नौज को हथियाने के लिए, इस कन्नौज पर अपना कब्जा जमाने के लिए, क्योंकि इस कन्नौज को जीतने वाला चक्रवर्ती कहलाता था। वहां पर चक्रवर्ती के लिए वहां पर सत्ता की भूख और अपने साम्राज्य को बढ़ाने की प्यास जो है हर एक राजाओं में होती थी। जो चक्रवर्ती कहलाना चाहता था उसको कन्नौज पर अपना राज करना पड़ता था। ठीक है। और इस संघर्ष से पहले कन्नौज की जो राजधानी, कन्नौज जो है हर्षवर्धन की राजधानी थी। हर्षवर्धन एक बहुत ही बड़े सम्राट का नाम है। हर्षवर्धन ने इस कन्नौज को ही अपनी राजधानी बनाया। हम लोग पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बारे में जानते हैं। इस कन्नौज का इन लोगों से भी बहुत बड़ा सा नाता है। 1191 और 1192 में तराइन की मशहूर लड़ाई लड़ी गई, लेकिन इसमें कन्नौज के आसपास में ही ये लड़ाई लड़ी गई थी। कन्नौज नगर में कोई लड़ाई इस तरह की नहीं लड़ी गई है। इस बात को आप याद रखिएगा कि कन्नौज शहर में, कन्नौज नगर में, जो आज के समय का शहर है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। इसका भौगोलिक परिदृश्य और इसका एग्रीकल्चर के बेस पर भी ये बहुत ही ज्यादा जो है अग्रसर है अपने। एक और इसकी खासियत है, आज के समय में कन्नौज जो है ना सेंट, परफ्यूम के लिए फेमस है। पूरे भारत में सेंट कहां का फेमस है, परफ्यूम कहां का फेमस है, तो कन्नौज का परफ्यूम जो है पूरे भारत में फेमस है। कन्नौज का परफ्यूम पूरे भारत में फेमस है। ये वन लाइनर आंसर है जो आपकी कॉम्पिटिशन्स में भी आपके काम आएगा। कहां का परफ्यूम पूरे भारत में फेमस है, तो कन्नौज का। कन्नौज आ जाए तो आंख बंद करके टिक कर दीजिए, वो सही आंसर हो जाएगा। कन्नौज को हम लोग इस तरह से देखते हैं कि ये एक ऐसा शहर था, एक ऐसा नगर था जिस पर शासन करने का मतलब ये हो गया कि उस राजा को चक्रवर्ती की उपाधि मिल जाती थी। तीनों वंशों के मुख्य शासकों के नाम एक बार फिर से देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश में कौन थे? वत्सराज। और कौन थे? मिहिर भोज। और कौन थे? देखिए नागभट्ट भी थे। नागभट्ट ने सन 816 ईस्वी में इस ट्रिपाटाइट में जीत हासिल की और नागभट्ट को इस ट्रिपाटाइट का विजेता माना गया। नागभट्ट ने बहुत समय तक राज किया, इसके बाद कोई और आ गया। फिर राष्ट्रकूट भी धीरे धीरे क्या कहते हैं, मजबूत होते गए। फिर क्या हुआ ना, इस संघर्ष में ये तीनों वंश जो है ना कमजोर होते गए। क्या हुआ कि इस संघर्ष में तीनों वंश जो है ना कमजोर होते गए, क्योंकि लड़ाइयां हुई तो तीनों वंशों के जो भी सैनिक, जो भी रिसोर्सेस थे, उन रिसोर्सेस पर असर पड़ा और ये कमजोर होते गए। और कमजोर होने का एक और रीजन था कि कोई हार मानने को तैयार नहीं था। लगभग आपको बताओ 200 साल तक लड़ाई चली थी। 200 साल तक लड़ाई चली तो तीनों वंश जो है धीरे धीरे कमजोर पड़ते गए। और लास्ट में क्या हुआ, जब ये कमजोर हो गए तो विदेशी आक्रमणकारियों ने यहां पर आक्रमण किया, जैसे मोहम्मद गोरी और भी कुछ ऐसे आक्रमणकारी यहां पर आकर के अपना आक्रमण किए और इस कन्नौज को अपना जो है एक बहुत ही मजबूत गढ़ बनाया। और यहां से इन लोगों ने अपने ट्रेड, बिजनेसेस, पॉलिटिकल जो भी चीजें थी। यहां पर देखिए एक और चीज है, यहां पर पॉलिटिकल रणनीति बनती थी। रणनीति का मतलब ये हो गया, जब जयचंद और पृथ्वीराज की बात आती है, मोहम्मद गोरी की बात आती है, तो जयचंद कन्नौज का राजा था और पृथ्वीराज को धोखा देने के लिए उसने इनके साथ, मोहम्मद गोरी के साथ जाकर के संपर्क किया और फिर वहां से मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के ऊपर अपना आक्रमण करके और कन्नौज को और फिर पृथ्वीराज को भी हरा दिया। वहां पर अपना फिर बहुत ज्यादा आक्रमण सहे हैं इस कन्नौज ने। फिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। दिल्ली सल्तनत में ये कन्नौज जाके मिल गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात होती है 1206 में, जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत किया था तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कन्नौज पर आक्रमण किया और फिर कन्नौज को दिल्ली सल्तनत का एक हिस्सा बना दिया। तो कन्नौज में बहुत सारे इतिहास में अपने पन्ने समेटे हुए हैं। और कन्नौज की बात करें तो एक सेशन में तो ये पूरा ही नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं इसको पार्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हूं। पार्ट 1 अभी आज लेके आया हूं, अगले सेशन में मैं फिर पार्ट 2 लेके आऊंगा। टॉपिक नंबर 30 में इतना ही फ्रेंड्स। आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। इसी तरह की जानकारी के साथ मैं फिर दोबारा जल्दी ही मिलूंगा आपसे। मुझे तब तक के लिए
धन्यवाद।